चीजें थी जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए। वो क्या क्या था? जैसे सबसे पहले हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सर्न वगैरह से, एक्रूअल, अकाउंटिंग पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया। जो भी क्वेश्चन है एक बार उस पर क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा लोग, ठीक है। आगे हमारा 3 सिर्फ और कॉन्सेप्ट बचा हुआ, जिसमें से एक बचा हुआ है हमारा क्या, कंजर्व, या जिसको आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट या ये प्रिंसिपल? कि प्रॉफिट के लिए कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। कौन से प्रॉफिट? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए, ठीक है। पहले इसको कीवर्ड्स के तौर पे मैं लिख दूं। ये कहता है नो अकाउंटिंग फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लेकिन बी केयरफुल फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस या एक्सपेंस। कहानी सब याद आ गया होगा, शायद आप लोगों ने बताया था वो वाइफ वाला कहानी, तो याद आ ही गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट को प्रॉफिट मान लेते हैं, अगर आप प्रॉफिट को प्रॉफिट मान लेते हैं और आगे चल के ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो दिक्कत क्या होता है कि जैसे हमारे दिमाग में एक चीज सेट होता है ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि इसको हमें कहां खर्च करना है, कहां पे लगाना है या कहां इन्वेस्ट करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्या कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। और प्लान करने के बाद क्या होता है, जब वो प्रॉफिट नहीं आता ना, तो कहीं ना कहीं से हमारा वो सारा का सारा प्लान पोस्टपोन्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, पोस्टपोन्ड भी क्या, खत्म हो जाता है। और सिर्फ एक प्लानिंग के ऊपर न जाने कितने प्लान डिपेंड हो जाते हैं। नहीं होता कि अरे आनंद दीजिए तब होगा, आनंद दीजिए तो होगा, ऐसा करते करते अब एक सिर्फ प्रॉफिट आपका नहीं आएगा, उससे आपके बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ जाएंगे। मानिए किसी को आपने कमिटमेंट कर दिया कि परसों हमारा सेल होने वाला है, एक आदमी आने वाला है, वो मैं बेचूंगा, फिर वो पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। मानिए वो परसों वो आदमी आपका ड्यू डेट रख लिया, आप अगर परसों नहीं दीजिएगा आपका गुडविल जाएगा ना। मैंने क्या बताया था, गुडविल के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बताया था आपको? जानते हैं गुडविल का इंपॉर्टेंस क्या है? कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। कस्टमर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपके बिजनेस से अगर आपका कैपिटल थोड़ा कम हो जाए, खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं है। कस्टमर है ना, आएगा ना, काम अच्छा किए ना उसके साथ, आएगा आएगा तो फिर कैपिटल बन जाएगा, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, कैपिटल बन जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन बन जाए। कस्टमर इज लॉस्ट, कैपिटल है लेकिन धीरे धीरे हमारे कस्टमर कम हो रहे हैं, मतलब हमें सोचने की जरूरत है, समथिंग इज लॉस्ट, कुछ तो जा रहा है। यानी कि हमारे पास अभी भी मौका है कि हम सुधार करके हम फिर से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, है कि नहीं। मानिए हमारे पास कोई नया बच्चा आ रहा है, वो भाग जा रहा है, तो फिर मैं पता करूंगा आखिर हमारा वीक पॉइंट कहां है, क्यों बच्चे नहीं टिक रहे। तो उसके बारे में जब एनालिसिस करके जब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे हमारा सुधार होगा और फिर से हमारा ये क्लास बहुत बढ़िया चलेगा। बट इफ गुडविल इज लॉस्ट, मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे भाई क्या हुआ कि पूरा का पूरा हमारा इंस्टीट्यूशन ही इफेक्टेड हो गया, मार्केट में कोई गलत प्रभाव चला गया। तो एक बार मार्केट में गलत प्रभाव चला गया ना, फिर लाइफ टाइम हम कितना भी पैसा इसमें लगा लें, जब तक मेरा नाम इससे जुड़ा रहेगा कोई कस्टमर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू खत्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब जिसके साथ देखिए पूरा का पूरा बिजनेस आपका कमिटमेंट पे टिका हुआ है, आपका कमिटमेंट जितना बेहतर, आप कमिटमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। कस्टमर जो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसके साथ आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि जितना प्राइस तुम पे कर रहे हो उससे बेहतर हमारा सर्विस तुमको प्रोवाइड किया जाए। आप कहे ना कहे कमिटमेंट आप कर रहे हैं कि नहीं, हिडन कमिटमेंट है कि नहीं आपका।
किसी को पेमेंट का कर दिया, जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी को कह दिया कि हाँ परसों आइए, आपका मैं पेमेंट कर दूंगा, अगर नहीं किया आपने तो कहीं ना कहीं वैल्यू डाउन होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यू डाउन होगा, गुडविल डाउन होगा, गुडविल डाउन होगा तो आपका सब चीज खत्म। लेकिन फिर सर दोबारा ये कह रहा है कि आपको ये करना है, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस या एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। वो इसलिए जानते हैं सीए में मैक्सिमम बच्चे फेल क्यों होते हैं, इसी प्रोफेशन को कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे वीक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने इसको दूर कर लिया है ना, वो फेल नहीं हुआ आगे चल। एग्जाम कब होता है, सॉरी दिसंबर में, और दूसरा फिर सबका एग्जाम, वो चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे है, फाउंडेशन लेवल पे है, या प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनल लेवल पे, सब पे चलता है। दिसंबर में एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आएगा फैब मिड में या फैब लास्ट में, ठीक है। बच्चे को क्या लगा, देखिए सबको पता है कि उसका एग्जाम खराब गया है, आप लोग दे रहे थे अभी एग्जाम, तो कैसा लगा आपको, देख के लगा कि नहीं सर गलत हो गया, लेकिन फिर भी आप किसके लिए बेचैन हो गए, रिजल्ट आने, देखते हैं क्या गलत हुआ कि सब आपको पता है। ठीक वैसे ही होता है सीए में, जब हम पढ़ने जाते हैं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन सब चीजों से अगर बचिए, अगर मैंने क्या बोला था, सिर्फ पढ़ के आप पास नहीं होइएगा, आपको यार टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चीज। दिसंबर में बच्चा एग्जाम दिया, तैयारी करके फरवरी में फेल हो गया, फरवरी तक उसको पता है कि वो फेल होगा, इस बार पास नहीं होगा, फिर भी देखते हैं ना कितना नंबर आता है। एग्जाम का रिजल्ट आया, फेल कर गया, जो पास कर गया उसका तो कोई बात नहीं, जो फेल कर गया अगले 10 दिन में उसको अपने रिलेशनशिप वालों को जवाब देना पड़ेगा, और अपने दोस्तों को फोन पे जवाब देना पड़ेगा, हाँ फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, अलग अलग बहाने, अलग अलग तरीके। अगर नहीं भी है तो लोगों का फोन काटना, फिर उसके बाद सोचना ये क्यों फोन कर रहा है, कभी तो फोन किया नहीं। मतलब अगला 10 दिन जो है ना, यानी कि पूरा का पूरा फरवरी आपका खत्म हो गया। बचा क्या आपका, मार्च, अप्रैल, मतलब जिस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको तैयारी के लिए, दोबारा तैयारी के लिए, पहली बार नहीं, दोबारा तैयारी के लिए आपको कितना मंथ मिलना था, और मिला भी था आपको, आपने इसको खत्म करके कितना में कन्वर्ट कर दिया। और जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स में भी एक आता है, टॉप लिस्ट में आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, उसको आप ऐसे सोचिएगा, एक तो भाई टफेस्ट कोर्स, उसके बाद आप आइए तो सीधे आप अपना ड्यूरेशन हाफ कर दीजिए, और आपको लगता है कि फिर अगले अटेम्प्ट में आपका निकल जाएगा। कॉपी सही करते, किताब सही करते, उसका बंडल लगाते लगाते ना पता चल जाता है टाइम कैसे बीत जाता है। फिर अगला अभी 2 महीना बीता नहीं, कि अगला 1 महीना जो रहेगा ना, टेंशन गुजर जाएगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। और बच्चे अंत में क्या हो जाते हैं, फिर फेल होते हैं, और फिर इंतजार करते हैं, जून में फिर एग्जाम देते हैं, अब फिर अगस्त में रिजल्ट आता है, फिर अगस्त तक इंतजार करते हैं। लेकिन उसी में से कुछ बच्चा होता है क्या, अरे नहीं यार शक है हमको, हम शायद फेल हो जाएंगे। वो किसको ये कर रहा है फॉलो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उसको पता है, देखो होगा नहीं होगा कोई नहीं पता, एक्सपेक्टेड है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एक्सपेक्टेड है, उसको लगा कि नहीं भाई वो फेल हो सकता है ना, लॉस उसके लिए, उसने अभी से तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि करना तो है सीए, छोड़ना तो है नहीं, ऐसा करने लग जाते। फायदा क्या हुआ, अगर पास कर गया तो भाई इसी के बेस पे तो अगला जो भी पार्ट आने वाला है। अगर लेट सपोज अगर इंटरमीडिएट पास कर रहा है तो भाई किसी फॉर्म में आर्टिकलशिप के लिए जाएगा ना, तो बढ़िया फॉर्म में सिलेक्शन कब होगा, जब उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पास करेगा। तो चाहे फेल करे पास करे दोनों में फायदा। अगर फेल कर गया तो तैयारी तो उसका कंटिन्यू है, उसने तो ऐसे ही मान रखा, उसको दर्द भी नहीं होगा ज्यादा, किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, फोन भी आएगा तो सीधे बोलेगा क्या, अरे रखिए ना, पहले तैयारी कर रहे हैं, आपको दिमाग की जरूरत नहीं है, रखिए आप जहां रहिए, पास करेंगे, मिठाई खिला देंगे। हमसे घर वाले पूछते हैं उनका रिजल्ट क्या हुआ, मैं बोलता हूँ पास हुआ होता तो मिठाई नहीं आता। सिर्फ पूछना ही नहीं चाहिए रिजल्ट आज के डेट में, मैं गुजरा हूं भाई उस हकीकत से, मैं बच्चों से रिजल्ट नहीं पूछता। हाँ, टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स को भरसक अपने पास बिठा के रिजल्ट देखता हूं। अभी तक का रिजल्ट मेरा यूट्यूब पर पूरा लाइव जाता है, जो बच्चे, ये जितने बच्चे हैं सब कोई, सबका रिजल्ट वैसे ही देखता हूं। तो इसमें क्या हुआ, यहां भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कहीं भी जिंदगी में सक्सेस आपको करना है तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। आपको लग रहा है ना, तो उसकी तैयारी शुरू कर दो।
पास हो गए तो इंटरव्यू में काम देगा, फेल हो गए तो एग्जाम में काम देगा, अगली बार तो फेल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वही होता है बिजनेस में सर, एक्सपेक्टेड लॉस है ये। बेटियां जन्म ली है, सुकन्या योजना हम इसलिए शुरू करते हैं, शादी में खर्च होगा, लेकिन बेटी आईएएस बन गई भाई, लड़का वाला एक ऐसा मिल गया, बोला ना 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 खर्च नहीं, बस बेटी देना बहुत है, वो आदर्श शादी, कुछ आप कर दीजिए कुछ हम कर देंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि भाई हमारा 25 लाख खर्च होगा, खर्च कितना हुआ, किसको फायदा होगा वो 20 लाख? बिजनेस में भी तो ऐसा होगा, हमने क्या किया होगा, कुछ फिजूल खर्ची कोई तो काट के हमने रिजर्व किया होगा, प्रोविजन बनाया होगा अकाउंटिंग में, हमको पता लगा कि भाई ऐसा लॉस होने वाला, हमने उसको काट के कुछ फिजूल खर्ची को काट के हमने जमा कर दिया, आने वाले समय में जो हमें लॉस होने वाला था नहीं हुआ लॉस, उतना तो रिजर्व हो गया, उतना तो ताकत बन गया, हमारा एसेट्स हो गया। तो वही कहता है कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि जब भी आप अकाउंटिंग करो तो अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप कैलकुलेट करके दे दो, क्योंकि अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होना चाहिए कहीं ना कहीं आपको मैनेजरियल डिसीजन में भी तो ये मददगार साबित होता है। मैंने आपको बताया था ना उसमें कि मैनेजमेंट को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट बेटर डिसीजन ले सके। तो अकाउंटिंग जो करेगा उसको अपने पिछले रिकॉर्ड से वो एक्सपेक्टेड हो जाता है कि भाई क्या होने वाला आगे, प्रॉफिट होने वाला कोई बात नहीं, जब होगा तो लिखेंगे ना कहां जाने वाला ये तो दिखाएंगे, लेकिन लॉस होने वाला होगा जैसे खबर पहुंचेगा उसकी तैयारी हम उसी दिन से शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत? पक्का ना? चलो, तो ये है हमारा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दोनों एक ही नाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, वैसे अगर देखिएगा तो इसको कहा जाता है हिंदी में ना भाई, एक रूपता, एक रूपता, रूप मतलब जो एक रूप का हो, मतलब एक जैसा हो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी बिजनेस में बहुत बड़ा, क्योंकि बिजनेस मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मैनेजमेंट में आपको अकाउंट इसलिए पढ़ाया जाता है कि कहीं ना कहीं अकाउंट आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां होता है, इंपॉर्टेंट कहां होता है, तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंपैरिजन करने में, कंपेयर करने में, चाहे हम खुद का खुद से करें चाहे खुद का किसी और से करें अपने जैसे। कंपैरिजन हमेशा किस में होता है, बराबर में होता है, कंपैरिजन हमेशा बराबर में होता है, ठीक है। तो उसी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या करता है, जैसे कि अगर कंपैरिजन की बात करें तो एक होता है आपको इंटरफर्म, इसके बारे में बात किया था कि नहीं कभी आपसे पहले, और एक है आपको इंट्राफर्म। एक कौन सा आपको, इंटरफर्म, एक होता है इंट्राफर्म। पता है दोनों में अंतर क्या है, इसमें से एक ये कहता है कि अपना कंपैरिजन तुम खुद से करो, और एक कहता है नहीं तुम अपना कंपैरिजन अपने जैसे किसी और से करो। बताइए तो जरा इसमें कौन अपना कंपैरिजन खुद से करने को कहता है, कौन कहता है? देखिए जानते हैं क्या होता है, जनरली लोग सोचता है इंटर मतलब अंदर, हम बता रहे हैं आपको, तो मैं इसके बारे में बताया था ना, मैं इसीलिए इस बार मैंने आपसे पूछा, सुने ना मैं बता रहा, इसलिए मैंने इस बार आपसे पूछा क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा आपने खुद से दिमाग लगा ही लेते, लेकिन आप इसको थोड़ा सा उल्टा समझिएगा। इंट्रा का मतलब होता है इंट्रा मतलब बहुत बड़ा, बाहर की बातें हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना। इंट्रा का मतलब हो गया कि जब हम अपने फर्म का तुलना हम जब अपने ही फर्म से कर रहे हैं, जैसे कि हम 2019, 2020, 2021, अब इसके बेस पे हम कर रहे हैं कि भाई कैसा जा रहा है हमारा बिजनेस, पहले से हम ग्रो कर रहे हैं या पहले से डाउन जा रहे हैं। अब सारा उसके लिए अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैपिटल पहले कितना था तो कैपिटल का कितना परसेंट, तो ये एनालिसिस का पार्ट होगा जो मैं बताऊंगा। लेकिन इंटर फर्म में हो गया कि जैसे हमारा है एबीसी लिमिटेड, किसी और का है XYZ लिमिटेड, तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारे जैसा ही एक फर्म, जरा देखा जाए उसमें कितना ग्रो हुआ है और हमारा कितना है ग्रो का परसेंटेज, कंपैरिजन करेंगे, इसके बेस पे भी हम डिसीजन लेंगे, देखेंगे अगर उससे डाउन है तो हम ये देखेंगे कि हम
किन कारणों से डाउन है पता लगाएंगे, उस पर डिसीजन लेंगे क्या करना है बेस्ट। तो उसके लिए क्या होता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो अकाउंटिंग में से बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिनकी अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन अवेलेबल होगा। फेमस चीजों में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको जैसे हो गया एक इन्वेंट्री, एक हो गया आपको डेप्रिसिएशन। वैसे आपको जब जाइएगा ना, एक हो गया आपको इन्वेंट्री, एक हो गया आपको डेप्रिसिएशन। इन्वेंट्री में पता है क्या होता है, लीफो, फीफो, WAVM, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज वैल्यू मेथड। ये तीन अलग, तीनों वैल्यूएशन करना है कि इन्वेंट्री को कितने पे लिया, स्टॉक जो हमारे पास बचा है उसका कितना मूल्य लगा है। हमने खरीद के लाया 10 रुपए में, बाहर मार्केट में मिल रहा है 12 रुपए में, तो कितना दिखाया, 10 रुपए पे ही दिखाया कि 12 रहने दे, ना भाई। लेकिन समस्या है कि एक हो तब तो ठीक है। अब हमारे पास 4-5 ऐसा स्टॉक है जिसको जब हम खरीदे थे तो एक का जब हम खरीदे थे तो उस समय 10 था, एक खरीदे तो उस समय 8 रुपए था, एक खरीदे तो उस समय 7 रुपए था। तो इसमें हम और कंफ्यूज हो गए। अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे नहीं, इन्वेंट्री देखेंगे, टोटल वैल्यूएशन करना है कितना करना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, लीफो, फीफो एंड पढ़ना आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन। परसेंटेज बढ़िया कर लीजिएगा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, मजा आएगा बनाने। तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना, हम है अपने पास आइडिया। हाँ कैसा भी एकदम दुनिया कितना भी खतरनाक परसेंटेज लाइएगा, मतलब अंदर से आप लोग मोटिव, मतलब एक चाह जो होता है ना अंदर से वो रहना चाहिए। अच्छा एक चीज, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रही हैं, डरने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हैं? टच क्यों नहीं करेगा, पहले एक बात बताइए। देखिए मैं एक बार बच्चों को कहानी बता रहा था, शायद आप लोग देखी होंगी तो ठीक है, वैसे शायद नहीं देखी होंगी, मुझे आशा है। वो एक, मैं कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, छोटी छोटी कहानियां ऐसे मैं रखता हूँ। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है आप? हम बताए थे कि नहीं बताए? बताए थे। अगर कछुआ, क्या हुआ, आपका ही हाल था कछुआ का भी बेचारे का, मतलब पता था उसको कि हार जाएगा, खरगोश से नहीं जीतेगा। तो कछुआ भी सोचता कि नहीं हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे इस दौड़ को। तो आज एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे होते आपको, हाँ। और चाणक्य सोच ले कि नहीं भाई हम तो साइंस पढ़े, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पढ़ना ही छोड़ दे, ये मैथ पढ़ना ही छोड़ दे कि नहीं हमको तो तैयारी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएंगे एकदम हार के आ जाएंगे साहब। फिर क्या होगा, दोनों का हाल तो वही होगा ना। तो पहले डरिए मत। देखिए कोई भी चीज है ना आपको, देखिए सबको ही अपने आप में हनुमान है। हनुमान के बारे में जानते हैं कुछ? हनुमान जी के बारे में नहीं जानते? क्या था हनुमान जी के पास स्पेशल, क्या था जो बाकियों के पास नहीं है? हनुमान जी को एक आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था। उनके पास वो शक्ति था कि जो अपने इच्छा के अनुसार अपने बल को, अपने बुद्धि को, अपने साइज को बढ़ा सकते थे। लेकिन समस्या क्या था कि उनको ये चीज एक श्राप था उसके साथ, उनको याद नहीं रहेगा। जब तक कोई उनको याद नहीं दिलाएगा ना वो अपनी शक्ति पहचानेंगे नहीं। समझिए, सबको ही अपने आप में जानते फेल कहां तक होता है। मैंने अपना फील किया पर्सनली, और सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा हूँ। एक आदमी मेरे पास, मतलब गांव के ही थे, उन्होंने बोला कि टीचर बन के भाषण देना बहुत आसान होता है, कभी जाकर एग्जाम दे तो पता चलेगा। मैंने बोला था मेरा जितना मतलब इनकम है, मैं अपना बैंक पासबुक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप दुनिया का कोई भी कोर्स उसके ड्यूरेशन के साथ मेरे घर वालों को उतना पैसा आप दे दीजिए जितना मैं देता हूँ मंथली। जो भी इंस्टॉलमेंट है मेरा टूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं निकाला तो जितना आप पे करिएगा उसका दोगुना मैं वापस करूंगा। जब आपको इतना भरोसा है मेरे निगेटिविटी को लेके कि नहीं टीचर बन जाने से भाषण देना बहुत बड़ा, तो आइए रिक्स खेलते हैं। मैं दोगुना का रिक्स देता हूं, आप सिंगल का लीजिए। पीछे हट गए थे। देखिए मैं कहा फेल थोड़ा सा हुआ लाइफ में, तो कहाँ हुआ, यही सब चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ा चीज की दुनिया मोटिवेशन सबसे बड़ा चीज है, मैं मानता हूं। हमारे पास एक बेहतर गाइडलाइन नहीं थी। दूसरा चीज हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं भी होता तो चलता, अगर कोई मोटिवेटर होता ना जो कहता कि तुम कर लेगा तो कुछ भी हो जाता।
जब मैं आपके साथ अभी भी मैंने क्या बोला कि मैथ बहुत खतरनाक है, कैलकुलेशन खतरनाक, सीख लीजिएगा। फिर मैं आपको क्या बोला कि लेकिन टेंशन मत लीजिए, नहीं भी आएगा तो हम कौन सा मैथ पढ़ के यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा आर्यभट्ट बन के बैठे हुए। हम भी तो क्लास 10 के बाद, क्लास 10 2009 में मेरा कंप्लीट हुआ है, 2009 के बाद आज तक मैथ नहीं टच किया हूँ। ठीक है चलेंगे ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी औकात है क्या मोतिहारी में कोई बैठ के पढ़ा दे? पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? अभी तक जो पढ़ाया हूँ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आप देखिए ना, सामने किताबें उठाकर देखिए, नहीं बनेगा तो बात करिएगा। तो जब प्रयास किया जा रहा है तो भाई हिम्मत पहले ही आप हार गए। गिन के हम लोग क्या ऑनलाइन में दे अपनी बेइज्जती करवाए? अरे मतलब ऑनलाइन में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तो बैकग्राउंड है उसको बैकग्राउंड ही रहने देते हैं। तो गिन के इतने लोग, उसमें भी एक आदमी मतलब 4 पहिए उसमें भी एक टूट जाए, मैं भी तो खड़ा नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले यहां पे आ रहे हो ना, हिम्मत लेकर आओ और भरोसा रखिए फेल नहीं होने देंगे, बस इतना। लेकिन आपको अब इसके लिए नहीं कि सो के सपना देखना है, वो वाला काम नहीं भाई। मेहनत आप करिए, आप जितना मेहनत करिए उससे डबल मेहनत। मैंने इनको क्या बोला, मैं जितना आपको दिन में क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, ये सारा मैं कल के पढ़ के आऊंगा, कल पढ़ के आया हूं, और कल जितना पढ़ा ना सब पढ़ के आता हूं, ये सारा पढ़ के आता हूं। मेरा पूरा वहां पे कॉपी है, पहले यहां से जाता हूं ना, ड्रेस चेंज आदत हो गया है, ड्रेस चेंज करने से पहले इस कॉपी पे लिखता हूं आज क्या क्या पढ़ना है मुझे, और मतलब उसको टिक लगा लगा के जब हो जाएगा उसके बाद दुनिया का कुछ भी होगा। हाँ वो बात अलग है, टीचर हूं तो थोड़ा मुझे सब कुछ याद है, मुझे बस ये देखना है कि भाई क्या है इसमें आपको पढ़ाना, क्या इसमें कुछ बेहतर दे सोचना पड़ता है कि कल से बेहतर कुछ आज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके लिए सोचना पड़ता है। तो वैसे जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, दिन भर खड़ा होकर जा रहा हूँ, सुबह 6:30 से मैं कंटिन्यू खड़ा हूँ, बैठने का बहुत कम मिलता है मौका, और रात को जाके उसके बाद मेहनत करो, तो आप लोग घर पे बैठ के देखिए मोटिवेशन मुझे है भाई। मैं आपको बोला हूं ना, मैं सपना थोड़ा सा बता चुका हूं बच्चों को, मेरा सपना है कि भाई भारत में नामी टीचर बनना है, और बनेंगे लास्ट तक। इसमें थुत्तू टाइप के आदमी हैं इस मामले में, एक लक्ष्य नहीं मिला दूसरा लक्ष्य हासिल करेंगे। तो जब मैं अपना ये कर रहा हूं और इसमें थकान नहीं हो तो आप लोग क्यों थकिएगा? अब भी अपना एक सपना लीजिए कि बनना है, निगेटिविटी खत्म करिए। ठीक है नहीं हो तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, लास्ट टाइम में देखेंगे कि अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है मैथ अटेम्प्ट। अभी तो हमारे पास पूरा का पूरा 7 महीना 8 महीना टाइम है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन किस माइंडसेट के साथ आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में इसको हटा दीजिए, ठीक है? मरना सबको है तो क्या करें आज से रोना धोना शुरू, मिला है जीवन जी लेते हैं, लास्ट में देखेंगे जब मरना है मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन कभी आगे से मत पूछिएगा। यहाँ पे बैठे हैं लोग, पूरा मोटिवेट होकर बैठिए, जितना लेवल तक हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं, आप इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़िएगा, ICAI का जो कमिटी बैठा हुआ है, जो पूरा अकाउंटिंग बॉडी है, उसको जो लीड करते हैं ना, जरूरत पड़ने पे मैं आपको उनसे फेस टू फेस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा के कोई भी क्वेश्चन मन में मैं पूछवा सकता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप आसानी से पूछेगा, वो आपको बता दें, सबसे जान पहचान है। तो इसलिए थकिए मत, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब आगे कदम बढ़ाएं तो आगे कदम बढ़ाइए। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? तो यहां पे हो गया आपको फेमस मेथड जो होता है WDV एंड SL। तो क्या है कि देखिए सब है, सब मेथड है एक ही चीज के, ये इन्वेंट्री को ही वैल्यू करने का मेथड है, लेकिन तीनों में जानते हैं थोड़ा सा फर्क आता है, माइनर इफेक्ट आता है, लेकिन अंतर आता है। अब क्या होगा कि मानिए कि सेम ईयर के लिए यहां पे अगर आ जाए 1 करोड़, यहां पे आ जाए 95 लाख, और यहां पे आ जाए 1.2 करोड़, अंतर आया ना भाई? अब एक बात बची, तब तो इसी साल का इसी साल से कंपैरिजन करिएगा तब इसी में अंतर आ जाएगा, सही रिजल्ट मिलेगा क्या? कभी मिलेगा? WDV में वैसे ही जाइएगा तो आपको 1 से 2 साल में अंतर आना शुरू हो जाएगा, पहला साल इक्वल जाता है डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर से आपको क्या हो जाता है, अंतर आने लगता है। माइनर आएगा लेकिन आएगा, जरूर आएगा। तो फिर क्या कंपैरिजन कर पाइए? कंपैरिजन किससे किया जाता है? मैंने शुरू में बोला जो बराबर हो। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है कि देखो अगर आप सही रिजल्ट चाहते हो, सही डिसीजन लेना चाहते हो अकाउंटिंग के बेसिस पे, तो सबसे पहले जिस भी रूल को आप फॉलो कर रहे हो उस रूल को कंटिन्यू फॉलो करो, उसमें चेंज करने का नहीं सोचने का, उसको एकदम से चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? लेकिन सर गलती से मैंने WDV ले लिया, अब हमको सर पता चल रहा है WDV हमारे बस की बात नहीं, हमारे बिजनेस में WDV सही रिजल्ट नहीं दे रहा है सर, हमारा अगर SLM होता सर बेस्ट होता,
तो आपको ये कंसेप्ट ही कहता है कि लेकिन यदि, ठीक है आपने ले लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कभी ऐसा लगे कि आपको इससे बेस्ट ये वाला देने वाला है रिजल्ट, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर ये नहीं कि इस बार आ गए यहां, फिर आपको लगा नहीं WDV ठीक था, फिर आप चलिए एक बार और माफी है कि चलो आपने गलती किया, एक बार और शिफ्ट कर लीजिए, फिर आपको लगा नहीं, तब लोग समझेगा भाई वही वाला उस दिन वाला IAS कर लो, IAM कर लो, तो फिर ये गलत हो, तो वही अलाउ नहीं करता। करो, इसके पीछे कोई रूल नहीं है, लेकिन आप सही जिस रिजल्ट के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है, या एक तो आपकी अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर चेंज कर रहे हो तो चेंज करने का क्या इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नंबर सेकंड, यदि कोई कानून में ही बदलाव आ जाए, लाइक जैसे टैक्स अकाउंटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या था कि भाई आप SLM कर टैक्सेशन में जाइएगा तो आपको WDV करने को बोले, चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको चेंज करना अलग होगा, ठीक है ना। और ये सजेशन देता है, देखिए मैं जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ये आपको सजेशन देता है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। अगर मानिएगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा, नहीं मानिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा जो ऑडिट होगा ना आपके अकाउंट का, जिसपे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सिग्नेचर करेगा, वो उसी और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे साइन करेगा जिसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इतना है समझ में। एंड वन लास्ट, दैट इज मटेरियलिटी। कौन सा हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियल से क्या कुछ पता चल रहा है, ये मटेरियल आइटम है यार। मटेरियल कहने का मतलब होता है देखिए मटेरियलिटी एक था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, आपको इसमें नहीं बताया मैंने, शायद नहीं बताया, हमने जिक्र नहीं किया, छूटा हुआ। एक होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कहता है कि भाई सब जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो। सही बात है, रिकॉर्ड करना है, जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे छोटे ट्रांजेक्शन को छोड़ दीजिए, 5 रुपया का अंतर आएगा ना, चाहे कर नहीं लिखिएगा तो ठीक है, उस 5 रुपये से आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 5 रुपये का फर्क पड़ा अकाउंटिंग पे, तो डिसीजन तो एकदम परफेक्ट नहीं आया ना। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है सबको रिकॉर्ड करो। मटेरियलिटी का तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सबको जगह दे दो, ठीक है। हमारे लिए सारे गेस्ट हैं, अतिथि देवो भव, तो क्या जयमाल वाले स्टेज पे सबको चढ़ा दें? आप खुद सोच कर देखिए, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा कैसा होगा। स्टेज टूटेगा, लड़की किस कोने में जाएगी पता नहीं, लड़का कहां फेंका जाएगा पता नहीं, लोग अपने सेल्फी के चक्कर में, मतलब जिन पे पूरा खेल है वही खेल खत्म होगा कि नहीं होगा। अरे रियल लाइफ में वही यहां भी होने वाला है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिल्कुल सही कहा आपने, रिकॉर्ड करो, लेकिन एक जगह पे उनको इकट्ठा करके डायरेक्ट बोलो ये अतिथि हैं हमारे, लड़का को बुलाया जाए, हमारे पास 400 अतिथि आए हुए हैं, और जाके सबको लड़का से हाथ मिलवाया जाए, देखिए ये हमारे ये लगेंगे, ये लगेंगे, ये हमारे दामाद है। फिर लड़का क्या बोलेगा, शादी के लिए माफ करिए हम चल रहे हैं घर, यही होगा ना। लड़कियां भी जब जाती है विदा होकर तो क्या बोला जाता है, ये गांव के लोग हैं हमारे, कान में यही बोलती है ना सासू माँ। आज सबको बुलाते हैं, देखो छत पे चढ़ी है, अब यहाँ कहोगे वो जो घर है इनका है, क्या होगा सोचिएगा इस पर। तो देखिए क्या होता है कि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेस जो होना चाहिए ना, जो स्पेशली आपको दिखे। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है आप स्पेशली उन्हीं चीजों को दिखाओ जिसके कारण आपके डिसीजन पे कोई ना कोई इफेक्ट आ जाए। जिसके कारण डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं है, अरे 5 रुपया नहीं तुम 50 रुपए का चाय पिला दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन नहीं, तुम यहां से टाउन थाना के पास पकड़े गए हो, अब पुलिस वाला 50 रुपए का चालान किया ना, वो 50 रुपया मायने रखेगा, क्योंकि वो आगे हमारे डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होगा कि आगे मैं कभी भी किसी को बाइक से भेजूंगा तो मैं बोलूंगा हेलमेट लगा के जाओ, वरना वहां पे चालान कटेगा, है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहीं देखिए क्या होता है कि मटेरियल क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है। ये कहता है कि जो भी मटेरियल आइटम है उसको स्पेशली आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट हो उसमें आप दिखाइए।
तो मटेरियल क्या होता है ये आपके अपने सोच पे डिपेंड करेगा, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब वो साइज ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे, सब पे डिपेंड कर सकते, समझ आए। तो यही था हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे छोटे मोटे खर्चे उसको मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह में हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। कोई सवाल? आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे।